हेलो दोस्तों, तो आज के फाउंडेशन ऑफ द नेशन करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। तो आज के हम 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की हमेशा की तरह बात करेंगे जहां पे कुछ नया पर्सपेक्टिव है एंड आप उनको अपने आंसर्स में भी इनकलकेट कर सकते हैं। ठीक है जी। पहली न्यूज़ है आपकी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में कि सरकार इसके बारे में क्या कह रही है, किस तरह के चेंजेस करने को कहे गए हैं और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा जो आर्टिकल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है कि कैबिनेट ने रिसेंटली स्पेस सेक्टर में प्राइवेट पार्टिसिपेशन के बारे में बात की है, लेकिन ऐसा कोई बिल अभी तक सामने नहीं आया है फॉर दिस पर्टिकुलर मीटिंग, राइट। तो फिलहाल सिर्फ कैबिनेट की बात है, उस पर हम ध्यान देंगे। ओके, तीसरी चीज़ बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है कि दिल्ली में डीजल की प्राइस पेट्रोल से ज़्यादा हो चुके हैं। इसके क्या रीजंस हैं, इस पर्टिकुलर आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ऑल्सो पाकिस्तान जो है अभी भी FATF ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। तो FATF क्या होता है, ग्रे लिस्ट क्या है, ब्लैक लिस्ट क्या है, इसके बारे में हम कुछ बात करेंगे। इसके अलावा कोविड क्राइसिस के बीच में 2 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं। एक तो इनकी कुछ ग्लास वाइल की शॉर्टेजेस की बात है कि वो कुछ ना कुछ इंफ्रा के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे अगर वैक्सीन्स बन भी जाती हैं तो कुछ पर्टिकुलर चीज़ों की शॉर्टेज की वजह से क्या दिक्कतें आ सकती हैं। और एक और बहुत ही हैरानी भरी चीज़ क्या है कि आपको लग रहा है कि इतना बड़ा क्राइसिस सबको पता होना चाहिए, लेकिन रिसेंटली राइट there's a set of people that have been found who have no idea about this particular crisis। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। चलिए, सबसे पहली बात, जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है ना, जिसे आप जेम कहते हो, कि अगर आपको सरकार से ट्रांजैक्शंस करनी है राइट, तो इस पर्टिकुलर पोर्टल की बात होती है। तो यहाँ पे उन्होंने एक नई चीज़ बोली है, वो कह रहे हैं कि जो भी आप नया प्रोडक्ट वहाँ लिस्ट करो, वहाँ बताओ कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है। बेसिकली एजेंडा क्या है कि आप बताओ क्या ये इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, कितना परसेंटेज इसमें इंडिया का सामान है या नहीं है, इसकी बात है। बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस नहीं आई हैं कि कैसे पता चलेगा कि जो मान लो कि प्रोडक्ट अगर कोई असेंबल्ड है तो असेंबल्ड में कौन सा इंडिया का पार्ट है, कौन सा नहीं है। तो काफ़ी डिटेल्ड गाइडलाइंस की अभी वेट है, पर हाँ इतना कह दिया गया है कि आप कंट्री ऑफ ओरिजिन की बातें डेफिनेटली करें। अब क्यों कहा जा रहा है? पहली चीज़ तो आजकल जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि कहीं ना कहीं चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की बात है, राइट कि कहीं ना कहीं अब हम अपनी ही चीज़ों पर रिलायन करें, राइट। तो कहीं ना कहीं मेक इंडिया प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाने की बात है। लेकिन क्या ये सही है, क्या ये गलत है? इस आर्टिकल में 3 मुद्दे थे जो उन्होंने उस पर बात की। उन्होंने बोला कि एक बहुत ही बड़े पैंडेमिक से आप गुजर रहे हो, क्या ये चीज़ सही है कि इतने बड़े पैंडेमिक में आप अपना ध्यान पैंडेमिक से हटा के अपनी कंट्री की सेल्फ रिलायंस पे लगा दो। और मान लो कि आपने अगर ऐसा कुछ कर दिया, आपने एब्सोल्युटली मेक इन इंडिया सही भी कर दिया, तो जो आपकी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है, इतने इंडेक्सेस हैं जो इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स को काउंट करते हैं, उसमें व्हाट विल हैपन, आप जितने भी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है या जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें आप एब्सोल्युटली पीछे रह जाओगे। तो उसके बारे में अभी तक कोई बात नहीं हुई है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वो कह रहा है कि हमें लगता है कि सिर्फ स्मार्टफोन्स या लो कॉस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स ही चाइना से आ रहे हैं, लेकिन बहुत सी ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं, दवाइयाँ हैं जो कि चाइना से आ रही हैं, उन चीज़ों का क्या, उनके बारे में क्या बैकअप है। ठीक है, और भी मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर आर्टिकल इन 3 मुद्दों की बात करता है, तो इनको आप डेफिनेटली कोशिश कीजिए अपने आंसर्स में डालने की। तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल कहते हैं क्या किया जाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा कुछ करना है कि एब्सोल्युटली आपको मेक इन इंडिया चलाना है, सबसे पहले तो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस को पूरा ही बदलना पड़ेगा, बिकॉज वो एक प्रोसेस के हिसाब से सेट है। टू ओवरहॉल द होल इकोनॉमी यू विल हैव टू ओवरहॉल द ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस। दूसरी चीज़ वो क्या कर रहा है, इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए, व्हेन आई से मेक इन इंडिया, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कि चीज़ें बनाई जाए, राइट, उन्हें आगे ट्रांसपोर्ट करना, सप्लाई करना, मार्केटिंग करना, एवरीथिंग विल हैव टू बी डन। तो कहीं ना कहीं आम आदमी की एजुकेशन पे, स्किल बिल्डिंग पे और आपके इन जनरल कंट्री के इंफ्रा पे बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा। रादर दिस इज अ वेरी लॉन्ग एंड कैपिटल इंटेंसिव प्रोसेस। तो अगर इंडिया ऐसा कुछ करना चाहता है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत होगी। तो इन चीज़ों पे यहाँ पे वो बात कर रहा है। तो ही इज़ नॉट टेकन अ स्टैंड दैट इफ इट शुड बी डन और नॉट, बट हाँ कुछ एक बेसिक एनालिसिस यहाँ पे जो है भाई साहब ने हमारे लिए कर दिया है। ठीक है जी। चलिए अगली न्यूज़ पे आते हैं कि कैबिनेट ने राइट स्पेस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन पे कुछ बातें कही हैं। पहली चीज़, 2 नई एजेंसीज की बात है,
एक इनस्पेस करके एजेंसी है, एक नेशनल स्पेस प्रमोशन बोर्ड की बात है। ये जो इनस्पेस करके एजेंसी है, इसको बनाने की बात क्यों है? जैसे कि ना इसरो बहुत सिंपल सी बात चाह रहा है, वो ये चाह रहा है कि हम बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, एक्सप्लोरेशन पे, इन सब चीज़ों पे ध्यान दें। और जो भी रूटीन वर्क है ना, मान लो कि अगर कोई लेट्स से फॉर एग्जांपल रूटीन वर्क बना ऐसे कि मान लो कि अगर कोई एक कंट्री डिसाइड करे कि हमारी जो सैटेलाइट्स है वो इंडिया लॉन्च करेगा, सो ऑल दिस इज रूटीन वर्क कि किस तरह से इसको राउट किया जाए, व्हाट विल बी द चार्जेस, क्या इंफ्रा चाहिए होगा, कुछ ऐसी चीज़ें जो रूटीन वर्क है ये वो किसको दे दे? प्राइवेट इंडस्ट्री को दे दे। तो इसलिए भी एक पर्टिकुलर इनस्पेस करके इंस्टीट्यूशन बनाने की बात है, ठीक है। और एक और जैसा कि मैं कह रही थी कि कहीं ना कहीं सिर्फ टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना चाहता है इन्फ्रो, और जितने भी लोग हैं जो इंडिया से स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ में कनेक्ट होना चाहते हैं वो डायरेक्टली किससे अब कनेक्ट होंगे? इन स्पेस से, राइट। तो एक सिंगल पॉइंट इंटरफेस बना दिया गया है कि अब आप यहीं से कनेक्ट होंगे। किस तरह, क्या, इस पर इवेंचुअली और डिटेल्स भी आएंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कहीं ना कहीं जो इसरो है वो डेफिनेटली R&D पे काम करिए, बट उनकी इंटरेक्शन विद एकेडमिशियन, स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स बहुत ज़्यादा नहीं है। वैन ऐसे नहीं है तो इन कंपैरिजन टू ऑल अदर कंट्रीज ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा कम है। तो एक बेसिकली लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने की कोशिश की जा रही है कि चाहे आप स्टूडेंट हो, रिसर्चर हो, तो भी आपको ईजी एक्सेस मिले टू दी स्पेस इनिशिएटिव्स। तो आप अब इन स्पेस के हिसाब से आगे जाएंगे। एक और इंडस्ट्री है, रादर एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। इनका एजेंडा क्या है? पहले तो ये सप्लाई ड्रिवन मॉडल में था कि कि अपने हिसाब से आपको जो टेक्नोलॉजी सही लग रही थी आप उस पर सप्लाई कर रहे थे, उस पर काम कर रहे थे। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम इंडिया में डिमांड ड्रिवन मॉडल चलाएंगे कि जिस चीज़ की डिमांड है उसी पे काम किया जाए। तो कई बार ऐसी बात होती है कि प्राइवेट सेक्टर को आगे कैसे लाया जाए या उनके लिए क्या एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स होंगे। तो सरकार कह रही है कि देयर बी एन अपॉर्चुनिटी मैकेनिज्म, लेकिन क्या मैकेनिज्म होगा इसके बारे में इवेंचुअली बताया जाएगा, ठीक है जी। तीसरी न्यूज़ में आते हैं कि रिसेंटली आपको न्यूज़ में आया कि दिल्ली में डीजल ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल तो एक सिंपल सी बात कहता है, ये पर्टिकुलर आर्टिकल कहता है कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर हम पेट्रोल और डीजल के इंटरनेशनल प्राइसेस देखो तो इनका डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा कम है। देयर इज अ वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन दी इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। लेकिन जब भी आपकी कंट्री में आते हैं तब जो टैक्सेस लगते हैं उन टैक्सेस के हिसाब से इनकी प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, राइट। लेकिन हुआ क्या है कि अभी मान लो कि कोई स्टेट ज़्यादा टैक्सेस लगा रहा है, कोई स्टेट कम टैक्सेस लगा रहे हैं, तो क्योंकि दिल्ली में द अमाउंट ऑफ टैक्सेस वर मोर, इसलिए ही इनका जो फाइनल प्राइस था उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गए। कई ऐसी भी स्टेट्स हैं जहाँ पे अभी डीजल इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव दैन पेट्रोल बिकॉज वहाँ पे टैक्सेस कम है। पहली चीज़ ये आपको याद रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जितनी भी ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं इन्होंने अपने प्राइसेस रिवाइज करने रोक दिए थे ना विद बिटवीन द होल कोविड क्राइसिस, राइट। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? अब इनकी रिकवरी तो पूरी नहीं हुई ना, आपने प्राइसेस तो कम कर दिए लेकिन रिकवरी पूरी नहीं हुई। अब उन रिकवरीज को पूरा करने के लिए ये प्राइसेस दोबारा रिवाइज किए जा रहे हैं, ठीक है जी। तो अगर आप जानना चाहते हो कि फ्रॉम द बिगिनिंग कि ऑयल किस तरह से आता है, क्या प्राइसिंग मैकेनिज्म्स हैं, सो दिस इज द लेक्चर जो कि सर ने लिया हुआ है। डेफिनेटली गो स्पेंड 13 मिनट्स ऑफ योर लाइफ इस पे एंड यू विल सी कि आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। अ लॉट हैज़ बिन कवर्ड, जस्ट गो बैक एंड चेक इट आउट अगेन। ओके, तीसरी चीज़, पाकिस्तान को बोला गया है कि अगर आपने टेररिस्ट फाइनेंसिंग को एड्रेस नहीं किया, उनको पीनलाइज नहीं किया, तो आप FATF की ग्रे लिस्ट में ही रहेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, बट आई एडेड सर्टेन पॉइंट्स दैट यू शुड नो। FATF जो है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, सबसे पहले याद रखना ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ठीक है। और ये बेसिकली क्या करती है? ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाती है या ऐसे मेजर्स बनाती है जिससे कि वर्ल्ड में टेररिस्ट फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग जैसी जो भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में दिक्कतें आती हैं उनको ये अडहियर करें। अब इन्होंने दो लिस्ट बनाई है, एक इन्होंने बनाई है ग्रे लिस्ट, एक इन्होंने बनाई है ब्लैक लिस्ट। जब आप किसी भी कंट्री को वार्निंग देना चाहते हो कि भाई अगर आप टेरर फंडिंग कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, उसको रोकिए, और कुछ पैरामीटर्स दिए जाते हैं, तो आपको ग्रे लिस्ट में रखा जाता है जब आपको वार्निंग दे रहे हैं। बट जब आप इवेंचुअली सारा कुछ ही, सारे मैकेनिज्म्स फॉलो नहीं करते एंड यू कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग्स, तो आपको फाइनली ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। अब द मोमेंट यू आर इन द ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट, तो होता क्या है कि जितने भी आपको फंडिंग मैकेनिज्म्स है फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक,
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूरोपियन यूनियन, तो इन सब से आपको क्या होगा, इंटरनेशनल फंडिंग आनी बंद हो जाती है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी ने आपको ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट कर दिया है, ठीक है। बट इवेंचुअली होता क्या है कि यूजुअली द कंट्रीज वर्क टूवर्ड्स इट, अगर उन्हें ऐसा कुछ पिनलाइज करने को कहा जाता है, बट अभी भी पाकिस्तान ने सारे के सारे जितने भी उनके मुद्दों पे उनको काम करने के लिए कहा गया है, सब पे काम नहीं किया है, इस वजह से अभी भी उन्हें ग्रे लिस्ट में रखा गया है, ठीक है जी। सिंपल था, याद रहेगा। ओके, 2 आर्टिकल्स जो लाइव मिनट में आए हुए थे, पहला था फियर ऑफ ग्लास वाइल्स। ग्लास वाइल्स क्या होता है, जिनमें दवाइयाँ आती हैं आपके पास, तो ना बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं इस आर्टिकल में। वो कह रहे हैं मान लो कि कोविड वैक्सीन बन गई, तो उनको हर जगह पहुंचाने के लिए ग्लास वाइल्स चाहिए होंगे आपको। तो वो कह रहे हैं कि क्या इतने ग्लास वाइल्स की अवेलेबिलिटी है, वो कह रहे हैं इंफ्रा का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो जितनी भी ऐसे ग्लास वाइल्स कंपनीज हैं जो कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग करी थी, वो भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बढ़ा रही हैं, ताकि अगर ऐसा कोई भी स्थिति आए जब सडनली उन्हें वैक्सीन डिप्लॉय करनी पड़े, तो हमारे पास ऐसा इंफ्रा अवेलेबल हो। तो कभी भी कोविड क्राइसिस की या मैनेजमेंट पे, डिजास्टर पे इस तरह का कुछ सवाल आता है, तो यू कैन डेफिनेटली कोट दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द मोमेंट यू से इंफ्रा इशूज, अगर आप इन मुद्दों को वहाँ रखते हो, हाउ एवर पेटी दे में साउंड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। एक और चीज़, रिसेंटली क्या हुआ कि सोमालिया, इथियोपिया रीजन्स में कुछ इन्हें माइग्रेंट्स या रिफ्यूजीज मिले। नाउ व्हाट हैपेंड इज दोस पीपल वर रियली अनएजुकेटेड, और कुछ 3,500 के अराउंड लोग थे, और उनमें से जब उन्हें इस पर्टिकुलर क्राइसिस के बारे में, राइट, कोरोना कोविड क्राइसिस के बारे में पूछा गया, 50% ऑफ देम हैड नो नॉलेज ऑफ इट, ठीक है। तो जितना हमें लग रहा है कि अवेयरनेस है, हो सकता है बहुत ही कम लेवल पे लोग अवेयर नहीं है, लेकिन ऐसे लोग हैं जो कि आज तक इससे अवेयर नहीं है, उनको भी केटर करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन ड्रॉबैक्स को हमेशा ही, जो आप इश्यूज लिखते हो आंसर्स में, उनमें एड्रेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है जी। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको 5 की 5 न्यूज़ समझ में आ गई हैं। बहुत ही हर रोज़ हमारी कोशिश है कि आपको कुछ नए नए ऐसे व्यू पॉइंट्स बताए जाए। मेक श्योर अपन को लिख लो कहीं पे, अपने आंसर्स में इनकलकेट करो, दे विल हेल्प यू गेट मोर मार्क्स। द मोर मार्क्स, द बेटर रैंक, द बेटर चांसेस ऑफ यू गेटिंग सिलेक्टेड बिकम्स, राइट, ठीक है जी। चलिए देन, ओके दोस्तों, बाय बाय।